Hello everyone, I am Suman. Welcome on Guru Mantra Study Channel. बेटे, हम 12th क्लास को पढ़ रहे थे जिसमें हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमारा अर्ली सोसाइटी के बारे में या किंगशिप कास्ट और क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर हमने स्टार्ट किया तो वहां तक हमारा टॉपिक गया था कि महाभारत के बारे में हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने शुरुआत की थी कि महाभारत के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें मिलते हैं उनको हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, इकट्ठा करेंगे। इस काम को करने वाले कौन थे? वी.एस. सुखमताकर थे कि इन्होंने जगह जगह पर जाकर, जैसे जम्मू कश्मीर में जाते हैं, महाभारत के बारे में एविडेंस लेकर आते हैं, ऐसे ही केरला की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से इन इंसान ने क्या है, अपनी एक टीम बनाई और क्या बड़े लेवल पर जो महाभारत है उसके बारे में खोज करने की शुरुआत की। अब देखें व्हाट डज इट मीन्स, यानी कि ये जो खोज हो रही थी तो इसका उद्देश्य क्या था, यानी कि महाभारत को कंपाइल क्यों किया जा रहा था, क्या इसका उद्देश्य था। देखो, इट मीन्स कलेक्टिंग द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन द वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। अब देखो बेटे, ध्यान से सुनना, इससे पहले मैं एक क्लास और दे चुकी हूँ, यानी कि ये क्लास होने से पहले, इससे पहले आपको एक क्लास दी जा चुकी है। अगर आप शुरुआत से चैप्टर को देखना चाहते हैं तो पहले इससे पहले वाली क्लास को देखें, फिर इस पर आएंगे, हमारा सेकंड पार्ट है। तब आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि किंगशिप क्या होता है, कास्ट क्लास क्या होती है। वहां से हमने क्या किया था, इसकी शुरुआत की थी। तो देखो कि महाभारत के बारे में उसके जो एविडेंस है उनको कलेक्ट करने के लिए वी.एस. सुखमताकर को अपॉइंट किया गया। उसने अपनी टीम के साथ बड़े लेवल पर क्या किया, काम किया। तो ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या था, क्यों इस काम को वो करना चाह रहे थे। इट मीन कलेक्टिंग द संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपियां। और पांडुलिपियां क्या होती हैं? ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिनको किससे लिखा जाता है, हाथ से लिखा जाता है, वो क्या कहलाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहलाते हैं। तो जब महाभारत को कंपाइल किया जा रहा था, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जा रहा था, तो ज्यादातर फोकस किस पर था, जो संस्कृत के अंदर टेक्स्ट्स लिखे हुए थे उनको कलेक्ट किया जा रहा था। वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से हमारा ये जम्मू कश्मीर का इधर इलाका है, जम्मू कश्मीर से लेकर ये आप केरला की तरफ तक जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। आगे, द टीम कंपेयर द वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है, श्लोक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, श्लोक। यानी कि जो ये टीम होती है, वी.एस. सुखमताकर की जो टीम होती है, वो अलग अलग जगह पर जाकर जब कंपाइल करती है तो श्लोक को क्या करके देखती है, मैच करके देखती है, क्या ये श्लोक आपस में मैच हो रहे हैं या नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो श्लोक मैच होते हैं ना, वो संस्कृत के बहुत ज्यादा मैच होते हैं। यानी कि महाभारत के बारे में अलग अलग भाषाओं के अंदर तो लिखा था, लेकिन सबसे ज्यादा जो मैच होने वाली बातें थी वो किस भाषा में थी, संस्कृत भाषा में मैच हो रही थी। अल्टीमेटली सिलेक्टेड वर्सेस दैट वर कॉमन टू द मोस्ट वर्जन्स वर पब्लिश्ड। अब देखो लास्ट में क्या किया जाता है, अल्टीमेटली का मतलब क्या है, अंतिम छोर पर आकर सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किया जाता है। तो अब ये जो डॉक्यूमेंट्स बनकर तैयार होते हैं तो वो कितने हजार पेजेस के होते हैं, 13,000 पेजेस। ऐसे ही बहुत बड़ा ग्रंथ इसको नहीं बोला जाता। महाभारत एक हमारा पवित्र ग्रंथ है और ये कितने पेजेस में कंपाइल होता है, ये 13,000 पेजेस में कंपाइल होता है, यानी कि इकट्ठा कर पाते हैं। और इस काम के लिए इनको, जो ये टीम बनाई गई थी, इनको टाइम लगता है 47 ईयर्स का टाइम लगता है। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि जैसे जिस तरीके से अधिकारी, अब एक व्यक्ति इस काम को करेगा नहीं, पूरी टीम करेगी। फिर कोई, जैसे टाइम टू टाइम व्यक्ति बदलते रहते हैं, काम के लिए अपॉइंट होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है ये लगभग लगभग 50 सालों तक चलता है। तब जाकर महाभारत को क्या किया गया था, कंपाइल किया गया था। फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट टू थिंग्स बिकम अपेरेंट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट था जिस पर काम किया गया था उस पर दो चीजें हमारे सामने निकल कर आती है। देखिए क्या,
देयर वर द सेवरल कॉमन एलिमेंट इन द संस्कृत वर्जन, यानी कि जो संस्कृत भाषा थी, संस्कृत भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें क्या मिली थी, संस्कृत भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें क्या मिली, कॉमन मिली। यानी कि संस्कृत में जो चीजें लिखी गई थी वो काफी ज्यादा थी, कॉमन थी, एक जैसी दिखाई दे रही थी। यानी कि एक श्लोक लिखा है कहीं पर तो वो श्लोक दूसरी जगह पर सेम श्लोक भी मिल रहा था। दिस वॉज द एविडेंट बाय द commonality among the manuscript from various part of the subcontinent, यानी कि ये कह रहे हैं कि अलग अलग हिस्से पर गए, जैसे इंडिया ही नहीं, कुछ आसपास के जो हिस्से होते हैं, जो नेपाल का हिस्सा है, यहाँ पर भी वो गए, देखा कि यहाँ पर जो संस्कृत में लिखे हुए वर्सेस हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। इसी तरीके से ये कहा जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, मैंने बताया नेपाल जाते हैं, टू केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि केरला और तमिलनाडु में भी जो संस्कृत भाषा में जो महाभारत से रिलेटेड वर्सेस वगैरह थे उनको देखा गया, खोजा गया, तो ये मिला कि महाभारत क्या है, नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं जो कि संस्कृत भाषा के अंदर सेम लिखे हुए हैं। ऑल्सो एविडेंट वाज द इनॉर्मस रीजनल वेरिएशंस इन the way the text has been transmitted over the centuries। ये कह रहे हैं कि और भी अलग अलग भाषाओं में क्या है, ये जो महाभारत है उसके बारे में लिखा गया और उसमें कुछ वेरिएशंस जरूर मिले, लेकिन है ना, जब भी महाभारत को कंपाइल किया गया तो जो अलग चीजें थी वो उसमें ऐड नहीं की गई, यानी कि वही उन्हीं चीजों को महाभारत के अंदर ऐड किया गया जिसमें क्या मिली, कॉमन मिली, यानी कि कॉमनलिटी जिसमें मिलती है उन्हीं चीजों को क्या किया गया था, वहां पर ऐड किया गया था। आगे देखें, अब देखो क्या इश्यू आता है, हमेशा जब भी क्या है इतिहास को लिखने की कोशिश की जाती है या फिर इतिहास को खोजा जाता है तो हमेशा उसके सामने समस्याएं भी आती हैं। वो किस तरह की, देखो, इश्यूज ऑफ द सोशल हिस्ट्री वाज टेकन अप फॉर द फर्स्ट टाइम 19th century or 20th century, that time texts were taken at a face value, यानी कि जिस तरीके से ये बना के तैयार किया गया था तो उसकी एक अपनी क्या थी, कीमत थी। क्या कीमत थी? स्कॉलर्स बिलीव दैट वॉट एवर वॉज रिटन इन दीज टेक्स्ट्स वॉज एक्चुअली प्रैक्टिस। अब देखो, जो विद्वान लोग थे, जो इन श्लोकों वगैरह में, जो श्लोक वगैरह थे, इनमें जो भी कुछ लिखा हुआ था ये कह रहे थे कि इनको प्रैक्टिस में लाया जाता था। यानी कि श्लोकों में अगर आप ये कहें कि मैं कहीं पर ये जो गायत्री मंत्र है लिखा है तो उसको क्या है, प्रैक्टिस में लाया जाता था। तो इसी तरीके से अलग अलग तरह के जो श्लोक होते थे, जैसे शादियों में कुछ मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं तो उस तरह के जो वर्जन्स हैं उनका भी यूज किया जाता था। तो अलग अलग जो चीजें थी उनका लाइफ के अंदर क्या किया जाता था, यूज किया जाता था। When they studied other traditions from work in Pali, यानी कि पाली भाषा, प्राकृत and Tamil, then they got an idea that those Sanskrit texts being considered the authoritative were also questioned and occasionally were even rejected। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें पाली भाषा में भी मिली, तमिल और क्या है, तमिल और आपकी प्राकृत भाषा में भी मिले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट किसको माना गया, सबसे इम्पोर्टेंट माना गया जो कि किस भाषा में मिले थे, संस्कृत भाषा में आपके मिले थे, सबसे इम्पोर्टेंट उन्हीं टेक्स्ट्स को माना गया। लेकिन ये होता है कि जो आपके स्कॉलर्स होते हैं, कुछ स्कॉलर्स ऐसे होते हैं, जो विद्वान ऐसे होते हैं जो संस्कृत भाषा को भी ज्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते। कहने का मतलब क्या है, कुछ ने तो माना और कुछ ने नहीं माना, तो उनमें भी उनके विचारों में कई बार क्या देखे गए, कन्फ्लिक्ट्स देखे गए। तो लेकिन जो ज्यादा जिस तरीके से कहें कि पलड़ा किसका भारी था, तो पलड़ा भारी था संस्कृत भाषा का। महाभारत के अंदर जो वर्सेस लिए गए हैं वो मोस्टली किस भाषा के लिए गए हैं, संस्कृत भाषा के लिए गए हैं। आगे देखें, मैनी रूल्स एंड द वेरिड प्रैक्टिसेस। अब ये फैमिली के बारे में बता रहे हैं, यानी कि जो समाज था उस दौरान जो परिवार होते थे, फैमिली होती थी, वो किस तरीके की होती थी। जैसे इसमें एक शब्द मिलेगा, कुल शब्द मिलेगा।
कुल। कुला, अब संस्कृत भाषा में कुल का मतलब क्या होता है? संस्कृत टेक्स्ट यूज द टर्म कुला टू डिजाइनेट द फैमिलीज, यानी कि ये जो कुल शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? परिवार के लिए इस्तेमाल हुआ है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ऐसे ही जनाती शब्द आता है। क्या आता है? जनाती। द फॉर द लार्जर नेटवर्क ऑफ द किंग पॉक। किंग पॉक का मतलब होता है जो पारिवारिक संबंधी होते हैं ना, उनको किंग पॉक कहा जाता है। तो जनाती शब्द एक परिवार का, जैसे आप हो, आपके मामा के घर वाले हैं, आपके बुआ के घर वाले हैं, चचेरे भाई हैं, ममेरे भाई हैं, इस तरीके से जो ग्रुप बनता है उनको क्या बोलते हैं? जनाती बोलते हैं। और किंग पॉक आपके किससे रिलेटेड होते हैं? ब्लड रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। ब्लड रिलेशन कैसे? जैसे आप हो, आपके पिताजी हैं, पिताजी के भाई जो हैं आपके चाचा या ताऊ लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? किंग पॉक कहलाता है, सगे संबंधी कहलाता है। आगे देखो, और ये क्या है? वंशा। वंशा वाज यूज फॉर द लीनिएज। लीनिएज यानी कि जिसको वंशा, वंशा जैसे वंश की जो जिस तरीके से ये स्पेल कर रहा है यानी कि साउंड आ रही है, वंशा का मतलब क्या है? वंश, यानी कि पारिवारिक वंश जो कि बहुत लंबे समय से जिस नाम से वो उसको जाना जाता है वो क्या कहलाता है? वंशा कहलाता है। तो कुला परिवार के लिए, जनाती किसके लिए? आपका जो बड़ा नेटवर्क बन जाता है, पारिवारिक संबंधों का बड़ा नेटवर्क बन जाता है, उनको क्या कहते हैं? जनाती कहते हैं। किंग पॉक उसको कहा जाता है जिनके आपके क्या होते हैं? ब्लड रिलेशन होते हैं, जो आपके परिवार में लगते हैं। और ऐसे ही वंशा, वंशा का मतलब क्या होता है? वंश, जिसके नाम से आपका परिवार जाना जाता है उसको क्या कहा जाता है? संस्कृत भाषा में वंशा कहा जाता है। आगे देखेंगे बेटे, families are generally part of the larger network of people defined as the relative or kinfolk। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो परिवार होते हैं उस परिवार में आपके रिलेटिव्स और क्या है? जो किंगफॉक हैं वो शामिल होते हैं। जैसे सोसाइटी के अंदर कुछ परिवार होते हैं जो कजन रिलेशंस होते हैं उनको मानते हैं, कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो कजन रिलेशन होते हैं उनको नहीं मानते। इसको आप सीधा क्या है देख सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी में शादियां आपस में ऐसे हो जाती हैं, लेकिन हमारी जो हिंदू कम्युनिटी होती है उसमें जो चाचा है, मामा है, उनको हम भाई बहन की तरह, जो बच्चे होते हैं जैसे चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, लड़की हैं, उनको हम भाई बहन की तरह मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि फैमिली का जो मानने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट जो कम्युनिटी होती है उनमें अलग अलग पाया जाता है। जैसे फैमिलियल टाइज आर जनरली बेस्ड ऑन द ब्लड बट दे आर डिफाइंड इन द डिफरेंट वे। यानी कि जो परिवार का जो संबंध होता है ना, पारिवारिक जो संबंध होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ब्लड पर। लेकिन हम ब्लड रिलेशन को कहां तक सीमित मानते हैं, यानी कि हम चचेरे ममेरे भाई उनको मानते हैं या नहीं मानते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही आप हिंदू और मुस्लिम का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम सोसाइटी रिगार्ड कजन एज द ब्लड रिलेटिव्स। यानी कि कुछ सोसाइटी ऐसी हैं, समाज होते हैं जिसमें हम अपने हिंदू समाज को डाल सकते हैं कि हिंदू समाज में जो कजन्स के रिलेशंस होते हैं हम उनको क्या मानते हैं? ब्लड रिलेशन मानते हैं, जिसके कारण हमारी जो पारिवारिक शादियां होती हैं वो कजन रिलेशंस में नहीं होती हैं। और ऐसे ही मुस्लिम कम्युनिटी ज्यादा इसको फॉलो नहीं करती है। आगे देखो, For earlier societies, historian investigated and analysis the attitude toward the family and the kinship। और इस तरीके से जो अर्ली सोसाइटी थी, जो पुरानी सोसाइटी थी, उसके बारे में जो ये आपके हिस्टोरियंस होते हैं वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उन पर डिबेट्स करते हैं, उन पर बातें करते हैं। और क्या कहते हैं? दे प्रोवाइड एन इनसाइट इनटू द पीपल्स थिंकिंग। और जिस तरीके से ये जो बनाया गया था, महाभारत का एडिशन बनाया गया था, तो उससे कुछ क्या है आउटपुट निकालते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके का हो सकता है। इट इज लाइकली दैट सम ऑफ दीज आइडिया में हैव शेप्ड देयर एक्शन एंड एक्शंस में हैव लेड टू चेंज इन द एटीट्यूड्स। ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ से हमने आइडियाज लिए हैं तो हो सकता है
कि जो इनमें लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग उन चीजों को क्या किया जाता हो, फॉलो किया जाता हो। यानी कि जो महाभारत में वर्सेस वगैरह में जो बातें लिखी हैं, हो सकता है सोसाइटी के अंदर उसी तरीके से उन चीजों को क्या किया जाता था, फॉलो किया जाता था। आगे अब यहाँ आता है पैट्रिलिनी शब्द। पैट्रिलिनिटी का मतलब क्या होता है, पितृसत्तात्मक। क्या होता है, पितृसत्तात्मक। जहां पर किसका शासन चलता हो, पिता का शासन चलता हो। किसका शासन, पिता का शासन चलता हो, वो क्या कहलाता है, पितृसत्तात्मक कहलाता है, पैट्रिलिनिटी कहलाता है। अब इसको ध्यान से सुनना, जब बच्चा अपने पिता के नाम से जाना जाता हो तो वो क्या कहलाता है, पैट्रिलिनिटी कहलाता है। मीन्स द ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम द फादर टू सन, यानी कि जो बच्चा है या बेटा है या ग्रैंड सन है, वो किसके नाम से जाना जाए, पिता के नाम से या दादा के नाम से जाना जाए, उसको क्या कहते हैं, पैट्रिलिनिटी कहते हैं। इसी तरीके से मैट्रिलिनिटी होता है कि कुछ कम्युनिटी या कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं जहां पर क्या है, आपको आपकी मदर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से दो टर्म आई है। ये टर्म्स में क्या है, एक तो आपकी पैट्रिलिटी और एक क्या है, मैट्रिलिटी। इसमें पैट्रिलिटी में आपको पिता के नाम से जाना जाता है, और मैट्रिलिटी के भी एग्जाम्पल जैसे सातवाहन शासकों को कहें तो वो अपनी माँ के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ पैटर्निटी। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे महाभारत का एग्जाम्पल आप पढ़ते हो, महाभारत के एग्जाम्पल के अंदर आप देखते हो, पांडु को देखते हो और फिर कौरव्स को देखते हो, तो वो अपने पिता के नामों से जाने जाते थे। ऐसे ही फिर उनके बच्चे उनके पिताओं के नाम से जाने जाते थे। तो ये कह रहे हैं कि जो स्टोरी महाभारत के अंदर देखी गई है उसमें किसको फॉलो किया गया है, पितृसत्तात्मक को फॉलो किया गया है। और ये बिल्कुल रूल बना हुआ था कि जो बड़ा बेटा है, परिवार का बड़ा बेटा है, वो आगे चलकर क्या बनेगा, राजा बनेगा। इसी सीरीज में जो राजा बनते हैं, कौन बनते हैं, जैसे आप देखें धृतराष्ट्र को देखें तो वो जन्म से अंधे थे, जिसके कारण इस अधिकार से उनको वंचित कर दिया गया था। फिर राजा कौन बने, पांडु बने। इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग अब उनके बच्चे क्या बनने थे, राजा बनने थे। लेकिन आपस में फिर इनके क्या हो जाते हैं, झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। देखो, द स्टोरी ऑफ महाभारत हैज मैनी इंस्टेंसेस वर we can identify when they how the kingship relations change। ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल महाभारत के अंदर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आपस में रिलेशंस होते हैं वो बिगड़ते हैं, किसको लेकर, सत्ता को लेकर, शासन को लेकर, किस तरीके से वहां पर रिलेशन बिगड़ते हैं। इट डिस्क्राइब द फ्यूड ओवर द लैंड, यानी कि जो अधिकार होता है वो किसके ऊपर लड़ते हैं, जमीन के ऊपर की जमीन के हिस्सों पर उनकी लड़ाई होती है। पावर बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ कजन्स, द कौरवास एंड पांडवास, यानी कि महाभारत में दो ग्रुप जो आपसी चचेरे भाई होते हैं उनके बीच में क्या है, लड़ाई देखने को मिलती है, जो कि कौरव और पांडव है। वो बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली, यानी कि उनका जो बैकग्राउंड था वो एक ही फैमिली से था। दैट ऑफ द कौरवास लीनेज डोमिनेटिंग इन वन ऑफ द महाजनपदा, यानी कि जो कुरु वंश के नाम से इनको जाना जाता था, और जो कि एक महाजनपद था। महाजनपद, आप 16 महाजनपद के बारे में पिछला जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके हैं कि 16 महाजनपद थे, उनमें से इनका जनपद था जहां पर ये क्या कर रहे थे, जो कुरु वाला जनपद था वहां पर ये क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे, शासन कर रहे थे। और इस तरीके से इनके बीच में झगड़े होते हैं। और दुर्योधन बिल्कुल अपनी माँ को ये कहते हैं कि मुझे, मेरे पिताजी को जो अधिकार नहीं दिया गया था उसका कारण ये था कि इनके शरीर में कुछ कमी थी, लेकिन अब ये जो पांडु के बच्चे हैं ये अब शासन को नहीं लेंगे, मैं शासन को लूंगा। इस बात पर लेकर बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। और जो आपकी युधिष्ठिर जैसे ये क्या है, दुर्योधन है, उनकी माता उनको समझाने की कोशिश करती है कि आप ऐसा ना करें, कभी भी युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर इस बात को नहीं मानते हैं और महाभारत का युद्ध होता है। तो आज के लिए बेटे इतना ही। आगे फिर हम कल या परसों आपकी क्लास फिर लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप क्लासेस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लाइक करें, और आप कमेंट्स जरूर किया करो।
तब तक के लिए नमस्कार।